हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रमोद सिंह एंड वेलकम टू एमसीजी एकेडमी। 5 मार्च एमपी टेट वर्ग 3 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज एग्जाम एनालिसिस लेट हो गया, आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा। पहले दिन था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस्ड कर दूं, तो शायद मैंने टाइपिंग में जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। हाँ, हालांकि आज फर्स्ट डे मैं स्वयं ही सेंटर पर गया हुआ था, तो क्वेश्चन काफ़ी अधिक मिल सके हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो मेरा पूछने का तरीका है वो ये है कि स्टूडेंट अंदर से क्वेश्चन याद करके ला सके, यह काफ़ी कम पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब 30 टू 40% ही क्वेश्चन जो है बाहर आ सकते हैं। अब मैं यदि उनको ऑप्शंस देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से वो हाँ और ना के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है जवाब देते चलते हैं और क्वेश्चन काफ़ी हद तक जो है हम लोग आउट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता चल जाता है। रेगुलर आप लोगों के लिए मैं जो है पेन पेपर के माध्यम से करके लाऊँगा। जैसे कि आज मैं ये सेंटर से लेकर के आया था। सेंटर से जो क्वेश्चन लेकर के लाए थे हम लोग कुछ इस तरीके से लेकर के लाए थे। फिर इनको टाइपिंग करवाने में काफ़ी टाइम चला गया। तो कोई इश्यू नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद है अनुराग पाठक जी को, जिनके 118 नंबर आए हैं। सिलेक्शन के चांसेस क्या ही होते हैं, पाठक जी हैं, तो क्या रहेंगे पता नहीं। अभी मेरिट के बारे में अपन कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बट कांग्रेच ब्रजेश कुमार जी 121, कामिनी 96, वैशाली 104, सुरेंद्र सिंह 83। आप लोगों के बढ़िया मार्क्स हैं। जो भी होगा, जो हमारा कर्तव्य था वो हमने कर दिया है। अब जो कर्तव्य रहा है वो कह सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाद जो कर्तव्य रहता है वो उन लोगों का रहता है जो फाइनल हम लोगों को रिज़ल्ट देते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का भी यदि कोई एग्जाम होता है तो मेरा आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजें। जिस तरीके से आज मैंने वहाँ जाकर मेहनत की, यदि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर ही क्वेश्चन भेज देंगे तो ज़्यादा बेटरमेंट रहेगा, ठीक है ना? तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए। रेगुलर आप लोगों को पीडीएफ फाइल भी यदि जो है क्लासेस की चाहिए, जो एग्जाम एनालिसिस है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊँगा, उस रेगुलर पीडीएफ भी आप लोगों को मिलती जाएगी, जो लोग यदि ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हैं, अभी आप लोग का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो क्वेश्चन है लगभग मुझे थोड़े बहुत ही क्वेश्चन मिले हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल एमसीजी अकेडमी 1, आप लोग @MCG Academy 1 टाइप करेंगे, चैनल आ जाएगा, उस पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं किस-किस तरीके के सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो फैक्टर हम लोगों को बताया गया है वो उन्होंने बोला है कि सर विकास से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देखिए, डेवलपमेंट की यदि बात करें तो डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैंने क्लासेस भी ली हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विकास जो आप लोगों का है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसकी एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही हम लोगों को बोला है कि भाई विकास से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट इज़ अ ईज़ी एंड सिंपलेस्ट वे। यदि आप लोगों से विकास का सिद्धांत कोई पूछा जाता है तो आप लोग इस कंडीशन में जो है सिद्धांत याद करके जा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। यदि कोई भी सिद्धांत आप लोगों से पूछा जाए या विकास की क्रियाएँ, विकास का क्रम आप लोगों से पूछा जाए, विकास की अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो विकास की अवस्थाओं के बारे में भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। विकास की मूलतः देखा जाए तो 3 अवस्थाएँ मानी गई हैं, लेकिन काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने कहीं 5, कहीं 7 मानी गई हैं। बेसिक तरीके से यदि देखा जाए तो विकास की अवस्थाओं के बारे में आप लोगों को नॉर्मल सी जानकारी होना चाहिए। विकास की सबसे पहली जो अवस्था आप लोगों की रहती है, वो आप लोगों की रहती है गर्भावस्था, है ना? जब बच्चा गर्भ में आप लोगों का रहता है। दूसरा यदि हम बात कहेंगे शैशवावस्था, जब बालक जन्म लेता है और 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है। फिर उसके बाद उसकी शुरू होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो आप लोगों की रहती है वो लगभग 2 से 7 वर्ष तक हम लोग देख सकते हैं, या लगभग जो है बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँटा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 7 प्रारंभिक और 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है? बाल्यावस्था के बाद जो है बालक हो जाता है कैसा? किशोर हो जाता है ना? तो किशोरावस्था आप लोगों की आती है। फिर युवा हो जाता है, तो बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, वो सबसे डेंजर अवस्था आप लोगों की रहती है किशोरावस्था, ठीक है? 12 से 18 लगभग हम लोग कह सकते हैं परिपक्वता का काल होता है। किशोर के बाद आप लोगों की आ जाती है जो है युवा हो जाता है ना, युवावस्था, तो 18 से 25 तक, 18 से 22 तक कुछ लोगों ने युवावस्था कहा है। और युवा के बाद बालक हो जाता है प्रौढ़, और प्रौढ़ के बाद आप लोग की आ जाती है वृद्धावस्था। तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज़ किया गया है। तो ये छोटी-छोटी बातें आप लोगों को नॉर्मल से तरीके से याद होना चाहिए। विकास के सिद्धांत में क्रमबद्धता के सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत आप लोगों को क्या कहता है? थोड़ा-सा सुनिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत आप लोगों से कहता है कि विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। संसार में जितने भी बालक हैं, उनका विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, सबका विकास एक जैसा नहीं होता। क्रमबद्धता के सिद्धांत में इस बात पर मूल रूप से जोर दिया जाता है कि विकास
होता तो है, सबका एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम से होता है, मतलब पहले ये वाला काल आएगा, ये वाला काल आएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका विकास एक ही तरीके से हो जाए। तो विकास की क्रमबद्धता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी का विकास एक क्रम में होता है। सबका विकास एक समान नहीं होता है, सबका विकास एक क्रम में होता है। तो समानता और क्रमता में थोड़ा-सा आप लोगों को याद रखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो सीडीपी में यदि पियाजे से क्वेश्चन नहीं आए, तो अपने आप में एक फुल बेइज्जती मानी जाती है। पियाजे बाबा ने ऐसा एक कह सकते हैं अधिकार जमा करके रखा है। उन्होंने बोला है कि मूलतः यदि देखा जाए तो संवेगात्मक जो है संज्ञानात्मक जो है इन्होंने पियाजे ने 2 आधार पर जो है आप लोगों के सूत्र दिए थे। विकास की अवस्थाओं के बारे में कुछ-कुछ बातें बोली थी। तो विकास की अवस्था में संज्ञानात्मक तरीके से जो विकास की अवस्थाएँ थी, उनमें लगभग संख्या पूछी गई थी आज के एग्ज़ाम में, तो 4 प्रकार होते हैं। 4 में यदि हम देखेंगे संवेदीगामक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर आप लोगों का पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है। संवेदीगामक जो रहती है वो 0 से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक जो रहती है वो 2 से 7 साल तक रहती है। मूर्त संक्रियात्मक रहती है 7 से 12 साल तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है 12 से 17 साल तक, या किसी-किसी ने इसको 18 भी माना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैटेगराइज़ किया है। पियाजे से क्वेश्चन नॉर्मली यदि आता है तो संज्ञानात्मक विकास से आता है, जो कि आ चुका है। बाल केंद्रित शिक्षा से क्या है? भाई बाल केंद्रित क्या होता है? जिसमें बालक को ही प्रधानता दी जाती है, बालक ही सब कुछ होता है। शिक्षक जो है सिर्फ़ एक हेल्पर की तरह कार्य करता है। तो ये आज का मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके का पेपर आया है ना, बहुत ही बिंदास। यदि इस तरीके से पेपर आएँगे तो आप लोगों का मतलब थोड़ा-सा मार्क्स बढ़ना चाहिए। फर्स्ट डे जिनका पेपर नहीं है वो काफ़ी शुक्र मनाओ, क्योंकि लगभग 10 दिन में आप लोग को एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है। उस पैटर्न के बेस पर यदि आप लोग 10 दिन तक तैयारी करोगे तो काफ़ी मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक और शिक्षार्थी का शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात, यानी कि विद्यार्थियों का अनुपात पूछा था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है जो कभी भी आ जाता है। सीटेट में भी कई बार आप लोग का आया है। 1:30 यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो ये छोटे-छोटे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सीडीपी से मिले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चों द्वारा बताए गए हैं। कुछ बालक आज पेपर देकर के आए होंगे, तो हमें भी आज भी इस जो है नंबर पर क्वेश्चन और सेंड कर दीजिए, क्योंकि देखो कोई देकर के आता है तो किसी को ज़्यादा ध्यान रहता है, किसी को कम। डियर स्टूडेंट, यदि आप सपोर्ट दिखाएँगे तो औरों को हेल्प मिल पाएगी। सो प्लीज़ क्वेश्चन आप सभी को सेंड ज़रूर करना है, और रेगुलर एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलेगा तभी आप लोग चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाओगे। कहीं भी कुछ भी उठा के देखोगे, एक्चुअल में मेरा खुद का ही पेपर है तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से पता है क्या नहीं, है ना? कुछ लोग एग्ज़ाम एनालिसिस ऐसे ही मुँह उठा के कर रहे हैं ना। उनको सब्जेक्ट की भी जानकारी नहीं, और क्या आया था पेपर में बताओ, हिंदी में क्या आया था, इसमें क्या आया था? अरे भाई तुमको पता तो होना चाहिए जो पेपर हो रहा है उसमें वास्तविकता में क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा। यदि मुझे थोड़ी-सी भी हिंट मिलेगी तो मैं आपको इत्ते का इत्ता आसानी से बता सकता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़िंग करने में सपोर्टिव वे रहेगा। यदि हम आगे देखते हैं हिंदी में, तो हिंदी अपने आप में काफ़ी वेटेज रखती है, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों का कहा जाता है हिंदी को। त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को किस कमीशन के द्वारा दिए? त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिभाषा सूत्र के लिए यदि हम देखेंगे तो कोठारी आयोग के द्वारा 1964-66 में एक जो है समिति बिठाई गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने बोला था त्रिभाषा सूत्र। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में कोई मतलब क्षेत्रीय भाषा आप लोगों की रहेगी प्राथमिक स्तर पर, द्वितीय स्तर पर अंग्रेजी के लिए उस समय बोला गया था, तृतीय स्तर पर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को बोला गया था। लेकिन अब धीरे-धीरे आप लोग का हिंदी को प्राथमिक भाषा के रूप में बोला जा रहा है। शिक्षण की त्रि-आयामी प्रक्रिया में अध्यापक कहाँ होता है? देखो 3D जो प्रोसेस रहती है, त्रि-आयामी प्रक्रिया रहती है। कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आप लोगों ने देखा होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। यहाँ पर बीच में आप लोगों ने लिखा देखा होगा शिक्षण इस तरीके से होता है, और यहाँ पर सबसे शीर्ष पर जो रहता है वो आप लोगों का रहता है अध्यापक। कौन रहता है? अध्यापक। और यही आप लोगों से पूछ रहा है कि शिक्षण की त्रि-आयामी प्रक्रिया में अध्यापक कहाँ होता है? तो अध्यापक आप लोगों का शीर्ष पर होता है। नीचे कौन-कौन होता है? नीचे यहाँ पर आप लोगों का छात्र होता है, और जो भी विषय वस्तु आप लोगों का एग्ज़ाम का जो भी सामान रहता है, वो आप लोगों का यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है? भाषा शिक्षण की कौन-सी विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखो मनोवैज्ञानिक नहीं होने का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं होने का मतलब ये है जिसमें बच्चा एंट्री नहीं ले रहा है। मतलब भाषा शिक्षण में देखो भाषा शिक्षण की काफ़ी सारी विधियाँ हैं। आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। उस समय जो उन लोगों ने सिर्फ़ इतना बोला, और मैंने जो चीज़ों को देखा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे उन लोगों ने ऑप्शन देखो, हर एक बच्चा सारी चीज़ें कैप्चर करके नहीं ला सकता है। आप लोग जितना लेकर के आ सकते हैं, प्लीज़ आप लोग इन नंबर पर सेंड कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का संडे टू संडे मैं एक इंटरव्यू भी रखूँगा। जो भी छात्र इंटरव्यू देगा उसके लिए प्राइज़ रखी जाएगी 101 की, और जो छात्र इंटरव्यू देगा उसके नंबर होना चाहिए 120 प्लस, है ना?
तो 120 प्लस वाले छात्रों का मैं इंटरव्यू लूँगा, देखता हूँ भई मुझे यदि 10 इंटरव्यू भी आप लोगों को यदि मैसेज आते हैं, 10 इंटरव्यू काफ़ी होंगे, है ना? क्योंकि इससे एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, छात्रों के लिए भी, सब लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नहीं होने की बात पूछी गई है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो अनुकरण विधि में क्या होता है कि शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसको सुनता जाता है, अनुकृत करते जाता है। अनुकरण विधि में क्या है कि छात्र जो है एक्टिव नहीं रहता है। तो अनुकरण विधि को ही मूल रूप से देखा जाए, एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसको अमनोवैज्ञानिक माना गया है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन-सी है? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यदि पूछी जाए तो आगमन, निगमन। एक होती है आगमन, एक होती है निगमन और एक होती है आगमन, निगमन, है ना? तो ये आगमन, निगमन जो आप लोगों की विधि होती है, इसको व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। कैसे? जो कांसेप्ट होता है उसके लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल दे करके उनसे जो है बातों को निकलवाई जाती हैं। तो आगमन के थ्रू तो उनको पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर उनमें निगमन लगाया जाता है। तो इस तरीके से आगमन, निगमन प्रोसेस को एक साथ लगाते हैं तब व्याकरण चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आती हैं। आगमन में क्या होता है छात्र को काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं। उससे एक्चुअल में क्या है वो चीज़ों को निकलवाया जाता है। निगमन में क्या होता है छात्र को सीधा नियम बताया जाता है। उसे कहता है ये लो नियम इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यदि ये दोनों साथ में लगते हैं तब जो है व्याकरण अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि व्याकरण को जब पढ़ाना है तो उसको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल दिए जाएँगे जिससे वो कांसेप्ट को समझ सके। और फिर जब आंसर की बारी आएगी, क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी तो फिर उसको सारे के सारे कांसेप्ट दे दिए जाएँगे कि आपने इस क्लास में ये पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ओके? अनुलेख किसे कहते हैं? भाई अनुलेख एक होता है, श्रुतलेख होता है, अनुलेख और 3 प्रकार के आप लोग के होते हैं आई थिंक ये। तो अनुलेख कहा जाता है। तो अनुलेख यदि हम बात करेंगे, अनुलेख किसे कहते हैं? तो जैसा लिखा हुआ हो वैसा का वैसा लिख देना अनुलेख कहते हैं। और भी जो भी ऑप्शन आए हों आपको एग्ज़ाम की भाषा को समझना है। यदि आप भाषा को समझ गए, समझ लो काम हो गया। संधि के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है भैया इतना बोला, अभी क्वेश्चन तो उन लोगों ने नहीं बताया, मनोरमा का बताया था आई थिंक और सरल-सरल आए थे मतलब इतना है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम भाई मेरे लिए भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था जिस टाइम पर मैं वहाँ गया। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया था। देखो प्रत्यय के लिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ, प्रत्यय के बारे में आप लोगों को मूलतः 2 भेद होते हैं। एक आप लोगों का कृत प्रत्यय और एक आप लोगों का होता है तद्धित प्रत्यय। कौन-सा? एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो आप लोगों के धातुओं के साथ लगते हैं या जो आप लोगों की क्रियाओं के साथ लगते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? क्रियाओं के साथ लगते हैं या आपके धातुओं के साथ लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो आप लोगों के होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ आप लोगों के लगते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके साथ आप लोगों के लगते हैं, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी के साथ क्या लगते हैं? आप लोगों के ये तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्लीज़ जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो रेगुलर पढ़ते रहेंगे जिससे भी आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? मेरी वीडियोज़ बस मात्र देखते रहोगे ना, तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन तक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। शब्द की पहचान करने के लिए भी क्वेश्चन आया था। शब्द की पहचान इन द सेंस कोई शब्द दिए हुए थे और ये कौन-सा है, ये आप लोगों का देशज है, विदेशज है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, हैं? और विकारी, अविकारी इस तरीके से मैंने आपको एक टाइटल बता दिया है, तो इन शब्दों को आप लोग पढ़ कर के जाइए, इसीलिए मैंने इन लोगों से ये सब कुछ पूछा था। एक्चुअल में सब लोगों को अपना इस नंबर पर मैसेज तो सभी को कर ही देना है। जिन लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए, जिन लोगों को रेगुलर नोटिफ़िकेशन चाहिए, वो सब कुछ इस नंबर पर व्हाट्सएप तो सब लोगों को करना ही करना है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए तो, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाएँगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ेगा तो चीज़ें ऑटोमैटिकली अच्छी होती जाएँगी, ठीक है? फिर हिंदी से इतने ही क्वेश्चन मिले, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर यदि हम बात आते हैं ईवीएस के लिए, मुझे कोई भी बालक देखो बालक वो सारे के सारे थे, उन लोगों में से इंग्लिश के भी थे और संस्कृत के भी थे। इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चन बताने में काफ़ी सारे लोग मतलब सक्षम नहीं थे। सक्षम इन द सेंस मेरे पास पैटर्न नहीं था, किस बेस पर मैं उनसे पूछूँ? उन लोगों ने तो कह दिया सर इस तरीके का आंसर आया था, इस तरह के पैसेज आया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, डू ए डायरेक्टेड आए थे। अब कल मैं यदि जाऊँगा तो कल मैं क्या है कि मतलब सारी चीज़ों को या साम्बाली बैच में भी जाता हूँ। साम्बाली बैच के लिए मैं अभी पैटर्न तैयार कर लेता हूँ कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किस-किस आधार पर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं। क्योंकि बच्चे को इतना ध्यान रहता नहीं है ना, उससे एक्चुअल में पूछना पड़ता है। और जिन लोगों को ध्यान रहता है वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके क्वेश्चन ज़रूर सेंड करें। प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट ओके विथ योर फैमिली बिकॉज़ ऑफ आप अपना ही भला नहीं करोगे, अपने साथ कई लोगों का भला कर जाओगे, ठीक है? आपका छोटा-सा एक मैसेज कई लोगों की कह सकते हैं ज़िंदगी सुधार सकता है, उनको पता चल जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? चलो, इन लोगों का एवीएस में पूछा था एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन आया था। एनसीएफ 2005 जो आप लोगों का था, उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखना है
कि ईवीएस 1 टू 6 तक कोई भी बुक ना पढ़ाए जाने की बात की गई थी एनसीएफ 2005 में। उन्होंने बोला था कि इसको 6 छोटे-छोटे भागों में हम लोग पढ़ाएँगे, जैसे कि जिसमें आप लोग का भोजन है, कुछ नए तरीके से क्या बनाना है, कपड़ा है, मकान है, इस तरीके की चीज़ों को उसमें पढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है ना? और आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेना। किस विधि में बच्चे स्वतः क्रिया द्वारा सीखते हैं? कौन-सी विधि आप लोग की जिसमें बच्चे स्वतः क्रिया द्वारा सीखते हैं? क्योंकि सारी क्रियाओं को मैं क्वेश्चन लिख के लाया था, तो उनका आंसर शीट भी हमको बनानी पड़ती है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के दे दें। देखो स्वतः क्रिया द्वारा सीखते हैं तो जिसमें बालक स्वयं क्रिया करता है और वो सबसे अच्छी विधि है किंडरगार्टन विधि। ये जो प्राथमिक स्तर का पेपर हो रहा है तो आप लोगों को ये बात ज़रूर याद रखना है कि क्वेश्चन जो है किस स्तर के आएँगे और किस स्तर से आप लोगों को आंसर देना है। किंडरगार्टन विधि जो आप लोगों का है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मारियो मॉन्टेसरी नहीं, किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किंडरगार्टन विधि इसके प्रणेता कौन थे या ये किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है? चलिए, विशेष रूप से आप लोगों को बालोबोधन या किंडरगार्टन भी कहते हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि बालक जो है वास्तविकता में किसके समान है? बालक जो आप लोगों का रहता है, वो एक पौधे के समान रहता है ना? और विद्यालय गार्डन के समान रहता है और शिक्षक जो है माली का काम करता है। इस तरीके से इसमें किंडरगार्टन विधि को जो है बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से भी क्वेश्चन आया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से डाल दिया, पृथ्वी सम्मेलन। तो ये पृथ्वी सम्मेलन आप लोगों का 22 अप्रैल पूछा जाता है, जैव विविधता दिवस भी पूछ लिया जाए तो 22 मई आप लोग को याद रखना है। पर्यावरण दिवस आप लोग का 5 जून को और पर्यावरण संरक्षण दिवस भी पूछा जाए तो 26 नवंबर को याद रखना है, ठीक है ना? प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, तो इस तरह के कुछ यदि पूछ लिए जाएँ तो नॉर्मली आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ऊर्जा श्रृंखला सदैव, देखो ऊर्जा श्रृंखला जो रहती है सदैव कैसी रहती है? अपसाइड के लिए रहती है। ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है? अपसाइड की रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों से क्या कहता है? ऊर्जा जो आप लोगों का है, एक कोई भी आपके पास 100% एनर्जी है, तो दूसरे के पास मात्र आपकी 10% ही पहुँच पाएगी और उसके पास 10% ही पहुँच पाएगी। तो इस तरीके से जो आप लोगों का है, वो इस तरीके का पिरामिड आप लोगों का बनता है या ऊर्जा श्रृंखला सदैव होती है या उन्होंने बोला था पिरामिड से क्वेश्चन आया था, है ना? तो देखो स्टूडेंट के माइंड को थोड़ा समझना पड़ता है। मैं आपको क्वेश्चन एज़ इट इज़ जो चीज़ें आप लोग मुझे देंगे, वही चीज़ें मैं मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ वी आर डूइंग एग्ज़ाम एनालिसिस, है ना? बस जितना चीज़ें मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, उससे आप लोगों को प्रॉफ़िट होगा कि हो सकता है इनसे नेक्स्ट क्लासेस में जो है क्वेश्चन बन जाएँ, तो काफ़ी बेटरमेंट रहेगा हमारे लिए। मध्य प्रदेश से 3 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से 3 नहीं बाबू 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए होंगे ईज़िली देखा जाए तो, नॉर्मल सी बात है 5-6 क्वेश्चन पूछे गए एमपी का एग्ज़ाम है तो। तो ये एमपी के 4-5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएँगे। अब किस आधार पर पूछे गए थे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने नॉर्मल सा बताया, सब सरल-सरल से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन किसी ने भी शेयर नहीं किया है। आगे से आप लोग जाएँ तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अब आती है सबका हेड ऑफ द स्पेशली पेपर जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि मैथ्स का टारगेट सब लोग आउट ऑफ 30 ही रखें कि मैथ्स सबसे ईज़ी पोर्शन होता है और इसमें मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करूँगा, ठीक है? गणित, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये एक जो फैक्ट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है और इसको हम लोग हॉगवेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हॉगवेन। हॉगवेन ने ये कथन आप लोगों का कहा है, काफ़ी सारे लोगों के क्वोट्स हैं, इसको आप लोग याद करेंगे और किसने कहा, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आज इन लोगों का यही क्वेश्चन आया है। एनसीएफ 2005 की विशेषता बताइए, काफ़ी सारी विशेषताएँ, वो तो मतलब ऑप्शन दिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कुछ चुनना होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए मैंने इस तरीके से सब चीज़ों को कैटेगराइज़ भी किया गया है कि किस तरीके से मतलब जो है सीडी मतलब कह सकते हैं पेडागॉजी कैसे क्वेश्चन थे, तो मैंने काफ़ी मतलब मैंने मेहनत की है। आगे से लेकिन मैं डायरेक्टली सीधा पेपर पर लिखूँगा और सॉल्व करूँगा। इतना काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है मेरे लिए भी। अच्छा, यदि बात करें शिक्षण सूत्र और विधियों से क्वेश्चन भी आए थे काफ़ी सारे, तो शिक्षण विधियों में क्वेश्चन भी आए थे। और हाँ, आप लोग यदि जब मुझे इस नंबर पर अपना जो है क्वेश्चन सेंड करें, तो अपना एक फ़ोटो भी सेंड करें क्योंकि आगे से मैं आप सभी लोगों की बढ़िया-बढ़िया फ़ोटो भी लगाऊँगा। सेंटर पर फ़ोटो लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि सब लोगों के अच्छे-अच्छे फ़ोटो नहीं आते हैं, तो लड़कियाँ तो अक्सर देती नहीं हैं, लड़के भी नहीं देते हैं ना। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन सेंड करें, तो उसके साथ बढ़िया सा एक फ़ोटो भी सेंड करें, है ना? नाम, नंबर 3 चीज़ों को आपको सेंड करना है। सबसे पहले शानदार तरीके से अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ और मेरे नंबर इतने आए हैं, फिर ये क्वेश्चन आए हैं और अंत में अपना फ़ोटो। आप लोग यदि इतनी हेल्प कर देंगे, तो सादर धन्यवाद होगा और लोगों की हेल्प होगी, ठीक है? फिर पूछा गया है 10 ग्राम आप लोग का क्या होता है? 10 ग्राम जो आप लोगों ने देखा होगा एक्चुअल में इसमें 7 छोटे-छोटे पेपर पार्ट रहते हैं, 7 अलग-अलग पेपर पार्ट रहते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं 10 ग्राम में। इसमें यदि देखा जाए कि एक जो है माध्यम त्रिभुज होता है, 10 ग्राम से क्वेश्चन यदि और भी पूछे जाएँ, यदि यहाँ आया है तो 10 ग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 ग्राम एक्चुअल में क्या होते हैं, 7 अलग-अलग कलर के पेपर होते हैं, जिनमें एक जो है एक मध्यम त्रिभुज होता है, वास्तविकता में 2 छोटे त्रिभुज होते हैं,
एक आप लोगों का वर्ग होता है, एक आप लोगों का समांतर चतुर्भुज होता है और 2 आप लोगों के बड़े त्रिभुज होते हैं, ठीक है? 2 बड़े त्रिभुज, 1 मध्यम त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। तो इन सभी से मिलकर के क्वेश्चन बनते हैं। 10 ग्राम का वीडियो मैं ऐसा करता हूँ जो है कमेंट में पिन कर देता हूँ। आप लोग उसको देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली जो है बनता ही रहता है, ठीक है? मूल्यांकन का एक क्वेश्चन आया था। भाई मूल्यांकन नॉर्मल सी बात है, सतत व्यापक मूल्यांकन काफ़ी तरीके से जो है चल रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आप लोगों को याद रखना है। मूल्यांकन ही बताया उन लोगों ने। मैं देखो जब मैं सेंटर पर गया तो बच्चे उस समय जाने की पड़ती है, तो मैंने नॉर्मल सी बात है, एक पैटर्न जो मैंने तैयार किया था सिलेबस बेस, उससे मैंने जो है उन लोगों से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कहा हाँ आया था, नहीं आया था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी बताए और आप लोगों को भी पता है कि सेंटर पर जाने में भरपूर बेइज्जती भी होती है क्योंकि बच्चे पता नहीं मतलब समझते ही क्या है अपने आप को, है ना? एक्चुअल में बात ये है कि क्वेश्चन आंसर आप लोग व्हाट्सएप पर ही शेयर करें, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। मेरा मन नहीं कर रहा है शाम को सेंटर पर जाने का। हाँ, लेकिन फिर भी आज तो जाएँगे। मैंने टारगेट किया है 3 दिन तक तो जाना ही जाना है। देन उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजेंगे, मुझे उम्मीद है क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो शायद आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन शेयर ज़रूर करना जिन लोगों के क्वेश्चन पेपर होते जाएँ, है ना? आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? अभी ये मोटिवेशन मिलेगा तभी लंबा काम चल पाता है और क्या। देखो मूल्यांकन का एक क्वेश्चन आया था, तो मूल्यांकन में मैं आपको बता दूं, सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको याद रखना है। सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, निदानात्मक और रचनात्मक और संकलनात्मक। निदानात्मक मूल्यांकन जो रहता है उसमें बच्चे को मतलब जो भी एक कह सकते हैं क्रिएटिव टाइप से होता है। रचनात्मक होता है क्रिएटिव। निदानात्मक में क्या है, जो भी गलतियां हो जाती हैं, बच्चा जो चीजें नहीं सीख पाता उन चीजों को सिखाने की कोशिश की जाती है। रचनात्मक से पता चलता है कि बच्चा क्या चीजें सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया। संकलनात्मक जो रहता है वो वार्षिक होता है, वर्ष के अंत में होता है, जिसमें पता चलता है कि किन चीजों से मतलब वास्तविकता में पूरे वर्ष के अंत में बच्चे ने क्या सीखा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आए हुए थे और मैंने आप लोगों की इतनी हेल्प कर दी, काफ़ी है। सीधी-सी बात है, स्थानीय मान का क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल सी बात है और बच्चों ने आज क्वेश्चन नहीं दिए, डायरेक्टली यदि क्वेश्चन दे देते तब ठीक रहता। क्या बात है। अभी-अभी भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन इन द सेंस हमारे भी एक फ्रेंड का पेपर था, उन्होंने उसने भी घर जाकर ही भेजे हैं। चलो जो लोग भी भेजते जाएँ उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने बोल के रखा था काफ़ी सारे लोगों से, है ना? अच्छा, स्थानीय मान का क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्थानीय मान के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे, तो ये आप लोगों का इसमें पूछा गया 5 का स्थानीय मान। एक्चुअल में उन्होंने कोई भी मुझे नंबर बताया था, उसमें उन्होंने बोला था सर स्थानीय मान का क्वेश्चन आया था। सो मैंने उसके आधार पर एक क्वेश्चन तैयार किया है। जैसे एक नंबर दिया है, यदि इसमें आप लोगों का स्थानीय मान पूछा जाए, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। स्थानीय मान इन द सेंस होती है आप लोगों का प्लेस वैल्यू। तो 5 जहाँ पर भी स्टैंड करता है, ये आप लोग का 5 है। उसके बाद कितने 3 डिजिट हैं, तो आप लोग का कितने हो 0 हो जाएँगे, 3 0 हो जाएँगे। ये एक्चुअल में क्या है आप लोग की प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। यदि 5 की फेस वैल्यू पूछा जाए, ना आंकिक मान पूछा जाए, तो 5 का आंकिक मान 5 ही रहेगा। ये बात आप लोगों को छोटी-सी याद रखना है। क्वेश्चन कई तरीके से आता है इसमें आप लोगों का। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। इन दोनों पे कुछ भी करके नॉर्मल सी बात है, कुछ भी लिख के जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है? इनका स्क्वायर का अंतर काफ़ी सारे तरीके पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ द प्लेस वैल्यू, दिस इज़ द फेस वैल्यू। ये स्थानीय मान है, ये अंकिक मान है। देन आपको जो पूछना है बोलो, हम कर देंगे, ठीक है? संक्रियाओं का एक क्वेश्चन आया था। संक्रिया इन द सेंस आप लोगों को पता है, संक्रिया इन द सेंस संक्रियाओं से संबंधित मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूँ। एक मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड बोर्ड चाहिए मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे। देखो एक्चुअल में संक्रियाओं से मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आप लोग का रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जो आप लोग की संक्रिया है, इनसे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। तो ये सी को हम संक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं, ये 64 का स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है। एक्चुअल में जो स्क्वायर लगा हुआ है वो 64 और इनके अकॉर्डिंग आप लोग को लगाया हुआ है। अब इसमें आप लोगों को फाइंड करना है कि किस तरीके से इनका जो है एक्यूरेट आंसर रहेगा। तो नॉर्मल सी यदि हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी यानी कि 64 और 36 आप लोग का हो जाएगा 100। ए प्लस बी तो ये हो गया और ए माइनस बी यदि हम लोग देखेंगे तो 64 माइनस आप लोग का कितना होना है, 36 होना है। तो भैया जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना एकदम तसल्ली से करना है। एग्जाम में आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, कोई बड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, तसल्ली से सारे काम करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो कितना आप लोग के लिए आ रहा है, 28 के लमसम आप लोग के लिए आ रहा है। तो यदि 28 यदि हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग कितना हो रहा है, 30 20 50 28, ठीक है 64 हो रहा है, यानी कि 2800 के समथिंग इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा। यदि इन सब चीज़ों में कोई गलती होती है तो इसके ज़िम्मेदार हम ही होंगे, परेशान नहीं होना। बस चीज़ों को आप लोग सीखते जाना, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप लोग सपोर्टिव वे में जो है चीज़ों को समझते चलिए और बताते चलिए, ठीक है? यहाँ पर आपको 6 के स्थानीय मान तथा 4 के आंकिक मान मिलता है। जो मैंने यहाँ पर बोला था वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है।
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया आज का मेरा सेशन, रीज़न है वहाँ जाना, फिर टाइपिंग करवाना, फिर सॉल्यूशन, मतलब कल से सीधा एग्ज़ाम सेंटर से लाइव, वो भी गंदा होता है, उसमें भी पता है क्या है कि हम लाइव तो हो जाएँगे, बच्चे हाँ, बढ़िया का क्वेश्चन मतलब एकदम मुँह फेर के चले जाते हैं, तो आंसर जब क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आएँगे तभी मज़ा आएगा, एक्चुअल एनालिसिस तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना? रेगुलर नाइट में भी अपन कैसे कोशिश करेंगे आप लोग के लिए बढ़िया से क्लास रखें, जिससे एग्ज़ाम एनालिसिस को बेटरमेंट दिया जा सके, ठीक है? 500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? किसी भी संख्या के गुणनखंड यदि हम लोगों को ज्ञात करना है कि जैसे 500 के कितने गुणनखंड हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 500 आप लोगों का है, एक भी मैंने ब्लैंक पेज नहीं लिया, सबसे गंदी आदत है मेरी, एक भी ब्लैंक पेज नहीं है मेरे पास। और ब्लैंक पेज इसमें ऐड कहाँ से करते हैं? कहीं से तो ऐड करते होंगे यार। डॉक्यूमेंट इज़ नॉट सेव्ड यार, एक मिनट रुक जाइए, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से तो। चलिएगा, मुझे नहीं भी मिल रहा है तब भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। यहाँ से मिलेगा क्या? यहाँ से मिलेगा, 1 मिनट रुक जाइए। कहीं से भी नया पेज मिलने की कोई संभावना है नहीं। एक्चुअल में ये मेरे लिए नया है, इसीलिए शायद मुझे ये लोग नया पेज नहीं दे रहे हैं। मैं थोड़ा-सा पुराना हो जाऊँगा तो ये लोग मुझे पेज दे देंगे, फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो 500 के गुणनखंड की यदि बात की जाए तो 500 गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड जैसे कि हम 500 लिखा हुआ है, तो 500 का सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से करोगे, है ना? यहीं पर अपन लिख देते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा 250 सीधा-सीधा है, ठीक है? फिर यदि 2 से करेंगे तो 125 आप लोगों के लिए हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो आप लोग का 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो आप लोग का 5 हो जाएगा और ये 5। यानी कि सीधा-सीधा जो आप लोग का आया है वो 2 टू द पावर 2 आया है और 5 टू द पावर 3 आप लोग का आया है। तो यदि हमसे पूछा जाए कुल कितने गुणनखंड हैं, तो ये जो पावर आप लोग की है ना, इस पावर में आप लोग 1-1 ऐड कर दोगे। कितना ऐड कर दोगे? 1-1। जैसे 2 है पावर, 2 में 1 ऐड कर दोगे यानी 3 और इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दोगे यानी 4, 4 तिया 12। यानी कि कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो इसके 12 गुणनखंड होंगे। आप लोग कैसे भी करके देख लोगे, है ना? ये 12 गुणनखंड होंगे, तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए, तो इस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, ओके? अब मैं पूरा का पूरा इरेज़ कर दूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है ना? जिससे थोड़ा-सा हम लोगों के लिए स्पेस हो जाएगा, ओके? अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 500 के गुणनखंड आप लोगों के 12 हो गए। अब यदि अगला क्वेश्चन है 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 होंगे? क्वेश्चन एक्चुअल में तरीके से टाइप नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो भी है आपके सामने है। आई होप कि आप लोग सपोर्टिव हैं, ठीक है? 2 सही 1/2 में कितने 1/4 हैं? इसको इस तरीके से समझिए, 10 में कितने 5 हैं? जैसे मैं लिखूँ 10 में कितने 5 हैं? तो आप लोग 5 से 10 में भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा कि 2 5 हैं। मैं पूछूँ कि 100 में कितने 2 हैं? बताओ 100 में कितने 2 हैं? तो मैं 2 से भाग दे दूँगा, पता चल जाएगा भैया 50 हैं 2। यदि मैं पूछूँ कि 10 में कितने 2 हैं? तो 10 में यदि मैं 2 से भाग दूँगा, पता चल जाएगा भई 5 2 हैं। तो इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि 2 सही 1/2 में, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/2 हैं? कितने 1 सही 1/2 हैं? ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी सीधी-सीधी बात है, इसमें भाग देना है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखा हुआ है और 5/2 में भाग देना है किससे? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3/2 से, ठीक है? यानी कि सीधा-सीधा ये है तो इस तरीके से ऊपर पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। यानी सीधा-सीधा देखा जाए कि क्वेश्चन का आंसर होगा 5/3, यानी कि 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 हैं? तो 1 सही 1/4 पूछा था इसने। 1 सही 1/4 पूछा है। रुको बाबू, 1/4 पूछा है। 4 एकम 4 और 1 5/4 है ना? ये होता है 5/4, 5/4। रुको, पूरा का पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ी-सी बात में ही। 1 मिनट दो मुझे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का बहुत बढ़िया-बढ़िया दिमाग चलता है कि मैथी, मतलब कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि नहीं यार गलती हो गई, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। पहले थोड़ा-सा दिमाग लड़ाओ। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 हैं? तो इसमें डिवाइड देना है 1 सही 1/4 का, ठीक है? अब सीधा-सीधा आप लोग कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 है। कितने हैं? 2 सही, बार-बार 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है? और 1 सही 1/4, या तो ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा होता तो अच्छे से समझ में आ जाता। 4 एकम 4 और 1 5/4 है ना? ये हो रहा है 5/4। यानी सीधा-सीधा यदि हम लोग देखें तो इसको उल्टा कर दें डायरेक्टली ही, तो 4/5 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, बोलो हाँ।
ये कट गया और ये 2 यानी कि 2 टाइम्स आप लोगों का नॉर्मल सा आंसर होगा। कितने होंगे? 2 आप लोगों के लिए होंगे। 1/4 कितने होंगे? 2 होंगे और भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम एनालिसिस के दौरान कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ यदि होती हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, वैसे ये गलत नहीं होगा। 6 सही 1/5 को दशमलव रूप में बताएँ। क्या लिखा हुआ है? 6 सही 1/5 को दशमलव रूप में, इसीलिए तो टाइपिंग नहीं करवा रहे थे, डायरेक्ट हमारी भाषा में लिखा है तो बढ़िया है। 6 पंजा 30, 5 छक्का 30 और 31/5 है। हाँ, दशमलव रूप में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मल सी बात है, 6 5 छक्का 30 और 1 बचा हुआ है तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 आप लोग के लिए हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 6.2 आप लोग का हो जाएगा दशमलव रूप में, तो ये हो गया दशमलव रूप में, ठीक है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत ये पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछी गई थी। देखो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत यदि ये आप लोगों का है, तो ये एक एवरेज जो आप लोगों का होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी-सी बात बोलूँ कि 1, 2, 3, 4 का औसत ये है। मतलब 4 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, तो कहीं न कहीं आप लोग क्या करते हो, चारों की आयु को जोड़ करके 4 का डिवाइड करते हो ना। इसी तरीके से यदि कोई औसत दिया हुआ है, तो वास्तविकता में यदि हम लोगों को नॉर्मल से देखना है, तो नॉर्मल से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बीच में स्टैंड करती है। मतलब इससे पहले 2 संख्याएँ होंगी और इसके बाद 2 संख्या होंगी, तो आप कहेंगे सर 5 संख्याएँ होंगी क्या? नहीं होंगी। तो नॉर्मल सी बात है, अराउंडेड जो भी ऑप्शन में होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं और एक्यूरेट आंसर करने के लिए आप लोग इन संख्याओं को क्रम से सजा सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक? अगला यदि हम लोग देखेंगे, x का x प्रतिशत 25 है, तो x बराबर क्या होगा? तो x है और x का x% कितना है? 25 है। x प्रतिशत हटाएँगे बटे में 100 आ जाएगा, है ना? और इक्वल टू कितना है? 25 है। तो x का मान आप लोगों से पूछा गया, बहुत ही आसान, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। x स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा इसको इरेज़ कर दूँ, इसे, इसको, है ना? थोड़ा-सा स्पेस आ जाएगा अपने लिए यहाँ पर। यदि हम लोग इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर वाई 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर आप लोगों के लिए है 25 है कि नहीं? 25 है, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर बराबर आप लोगों के लिए हो जाएगा 2500। 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2500 कितने का? एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर यहाँ सीधा-सीधा 50 आप लोग के लिए आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, एक्स का मान पूछा था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों का था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल यदि 616 मीटर है, 616 मीटर स्क्वायर है, ये 2 लगा हुआ है यानी स्क्वायर। तो इसकी परिधि, भाई परिधि देखेंगे तो ये वृत्त आप लोग का होता है। ये जो ऊपरा गोला-गोला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। वृत्त की परिधि इसको हम लोग कहते हैं। ये जो आप लोगों का रहता है, जो केंद्र से होकर के जाती है, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, है ना? जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो ये जो जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। एक वृत्त में कितनी जीवाएँ हो सकती हैं? असंख्य। कितने व्यास हो सकते हैं? असंख्य। अनंत है ये दोनों चीजें, क्योंकि केंद्र से कितने भी बिंदु या कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, ठीक है? वृत्त के क्षेत्रफल का यदि सूत्र देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, सीधा-सीधा, है ना? पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? 616 सीधी-सीधी दिया हुआ है। यानी कि पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर ऐसा ही रहने दो, क्योंकि आर तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा अभी। ये है 616। तो 22 के अकॉर्डिंग आप लोग इसको डिवीजन करेंगे और परिधि के लिए यदि हम लोग देखेंगे, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है ना? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, पाई का मान रखेंगे, आर का मान यहाँ से सीधा-सीधा आप लोग को फाइंड आउट करना है। आर का मान देख लीजिए आप लोग कितना निकाल पा रहे हैं। देखिए नॉर्मल 11 से यदि आप लोग करते हैं, कितने से करते हैं? 11 से करते हैं। तो 11 से 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, ये आप लोग का हो गया 11 दूनी 22, है ना? 2 से यदि हम लोग करते हैं तो 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया, है ना? एक्स स्क्वायर यदि हम लोगों को निकालना है तो 28 गुणा 7 और 28 गुणा 7 यानी 7 चौको 28 यानी 7 दूनी 14, यानी जो भी आएगा ये 14 आएगा। आर का मान यहाँ पर 14 आना चाहिए। तो 28 14 दूनी 28 पाई यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगी? इसकी परिधि आ जाएगी, ठीक है? नॉर्मल है क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट टास्क जो है नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। इतनी सारी मेहनत की है और अनुराग पाठक, ब्रजेश कुमार और कामनी, वैशाली, सुरेंद्र, आप पाँचों को बहुत दिल से धन्यवाद। मैंने भी आज ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि जिस तरीके से नेग्लेक्शन जो है सेंटर पर देखने को मिलता है, बट मुझे उम्मीद है कि आगे आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब कुछ बेटर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड करें। आज भी जो लोग पेपर दे कर के आए हैं, उनके पास और भी यदि क्वेश्चन है तो सेंड कीजिए, है ना? मैं जो है शाम की वीडियो में बता दूँगा, कोई इश्यू इसमें है नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्टिव वे दिखाइए। थैंक यू सो मच।
और लगातार आप लोगों को एग्जाम एनालिसिस मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ही मिलते रहेंगे। टेलीग्राम आप सर्च कीजिए एमसीजी अकेडमी 1 नाम से, जिससे आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ फाइल और नोटिफिकेशन दोनों ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सब खैर, मिलते हैं शाम को। थैंक यू।